थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। हमने स्टार्टिंग से बात की थी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। हमने स्टडी किया था कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपनी अपनी वैल्यू बदलता है तो वहाँ पर एक करंट और इंट्रोडक्शन में आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एक ऐसा करंट जो तब एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमेशा तब ही एग्जिस्ट करेगा जब किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा। जैसे हमने बात की थी कैपेसिटर प्लेट के बीच में, मैक्सवेल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें स्टार्टिंग में जो उन्होंने बात की थी कि साहब एम्पियर सर्किट लॉ में एक इनकंसिस्टेंसी है। क्या इनकंसिस्टेंसी थी कि कैपेसिटर प्लेट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में करंट मौजूद है, वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। बीच में करंट मौजूद नहीं है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जबकि उन्होंने देखा कि अब वहां मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है। इसका मतलब यह है कि उनके रूल में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या निकली? वो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट के विषय में बातचीत नहीं करी थी। उन्होंने कहा था साहब कि करंट, मैक्सवेल साहब ने क्या बताया कि साहब करंट जो है दो तरह का होता है। एक जो करंट है, एक करंट हमने स्टडी किया दैट इज कंडक्शन करंट, जिसको हम लोग आईसी के नाम से जानते हैं। कंडक्शन करंट में हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला dq अपॉन dt। और दूसरा एक और हमने करंट पढ़ा जो नॉर्मल करंट नहीं है। ये करंट तब एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हो। तो दूसरा करंट था डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका फॉर्मूला आया था id इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट b फाई अपॉन dt। हमने एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली ये प्रूव भी किया था कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। उस बोर्ड के लास्ट में आपने किया था, आपको याद होगा सभी। हमने कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को इक्वल प्रूव किया था मैथमेटिकली। सभी को याद है? ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी थोड़ा और, एक टॉपिक था प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस प्रेडिक्शन में हमने स्टडी किया कि जैसा फेराडे ने बताया, ये मैक्सवेल का अपना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने कहा कि जैसे फेराडे साहब हमको बता के गए, वही फेराडे साहब के हिसाब से एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, एक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपने देखा था आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी वजह से करंट आता है। सब आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। कुल मिला के इस चैप्टर के हिसाब से आपने क्या पढ़ा? आपने कहा था कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो अल्टीमेट एक होगा कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो नेचर लव सिमेट्री, इसी सिद्धांत पे उन्होंने कहा बस कि इसका मतलब ऐसा, इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसी सोच को लेते हुए मैक्सवेल ने यह प्रेडिक्ट किया कि अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो डेफिनेटली उसी स्पेस टाइम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा जो बदलता हुआ होगा, और वो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड को। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और एक वेव का निर्माण होगा। उस वेव का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये बात हमने कल पढ़ ली थी, इससे पहले ही पढ़ी थी। कल हमने और भी विषय पे बात की थी। कल आपसे पूछा गया था, आपके साथ डिस्कशन एक टॉपिक पर और हुआ था। हाँ, हमने स्टडी किया था एक तो इनके एक वेक्टर्स क्या होंगे। हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है E इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर यहां पर k के साथ में x आ रहा है, इसका मतलब वेव x एक्सिस में है। तो यहाँ पे या तो मैं j कैप डाल दूं या k कैप डाल दूं, दोनों में जा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ j डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा b नॉट साइन यहाँ पे j कैप और k कैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है y एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है z एक्सिस में, और वेव मूव कर रही है x एक्सिस में। इसके अलावा हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन,
आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसकी वैल्यू आती है c, स्पीड ऑफ लाइट, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इक्वल टू होता है c। इसके बाद एक और टॉपिक हमने स्टडी किया था, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इसको रिलेट किया था हमने स्पीड ऑफ लाइट से। तो फॉर्मूला निकल कर आया था 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c। याद है? इसके बाद हमने एक टॉपिक स्टडी किया था कल, सोर्स ऑफ, लास्ट में था ये, आखिरी के 2-4 मिनट में डिस्कस किया था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कल हमने कहा था कि अब से इन वेव्स को हम लोग ईएम वेव कहेंगे। सोर्स ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, तो इसके बारे में हमने एक गहन चर्चा करी थी, आपको याद होगा। हमने सारे एग्जाम्पल पे डिस्कस किया था। आपकी तरफ से भी एक सजेशन आया था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है, उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि बन सकती है या नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था। एक बार दोबारा से उस डिस्कशन को कंटिन्यू करना है क्योंकि वो लास्ट के 5 मिनट में हुआ था, तो उस पर दोबारा से डिस्कस करना बनता है। फिर से बात करेंगे एक बार दोबारा से, आखिर किस चीज से बन सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या सोर्स हो सकते हैं? आपने कहा था साहब ये सोर्स पॉसिबल है। पहला, चार्ज, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है, ये ऑप्शन हमने देखा, देखते बनेगी कि नहीं बनेगी। तो चार्ज 2-3 तरह से हो सकता है। पहला, या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या फिर चार्ज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा। अच्छा, मूव भी कैसे कर सकता है? मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, किसी वायर वगैरह में नहीं है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है अलग। या मूव कर सकता है इन वायर, मतलब करंट की बात कर रहे हैं, मीन्स हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात में कर रहा हूं कि करंट की वजह से। यह चौथा ऑप्शन था कि मूव कर सकता है बट विद एक्सेलरेशन। 4 तरह से हमारा चार्ज बिहेव कर सकता है। तो हमने स्टडी किया था कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट में होने पर मतलब चार्ज यहां पर है। आप सब जानते हैं कि चार्ज के आसपास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कहीं पर रखा हुआ, उसके पास में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओ तो उसको धक्का मारेगा या खींचेगा। कुल मिला के इस चार्ज के आसपास एक फील्ड होता है, चाहे चार्ज रुका हुआ हो चाहे चार्ज चल रहा हो। ये अपने आसपास एक फील्ड रखता है, इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे उसको फोर्स रखता है, मतलब उस फील्ड को हम बोलते हैं, इसके आसपास एक फील्ड होगा। ये फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। साथ में आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज ऐसी जो बदल रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। अगर मैं इस जगह पर पता करना चाह रहा हूं कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या है इस चार्ज की वजह से, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी या बदलती हुई वैल्यू आएगी? फिक्स्ड वैल्यू आएगी भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट कर दिया आपने। आप इस जगह पर ही पता करना चाह रहे हैं तो आर भी फिक्स हो गया। फिर क्या चीज बदली? कुछ नहीं बदला, सारी चीज फिक्स है। अगर सारी चीज फिक्स है इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू आएगी, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। अब तक के डिस्कशन से हमें समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, घट रही है, जीरो हो गई, माइनस में बढ़ रही है, मैक्सिमम, घट रही है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, अल्टरनेटिंग करंट की तरह बदल रही है। इसका मतलब ये तो नहीं बना सकता, इसमें तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मतलब रेस्ट वाली बात तो फेल होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगर कोई चार्ज इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है तो क्या होगा? चार्ज इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, आप सभी जानते हैं चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, मूव कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी है। देखने से लग रहा है शायद ये हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों के मिलने से शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है। पर जरा सोचें, चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, मैं यहां की बात कर रहा हूं, मैं पता करना चाह रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो आपने वही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बदलता हुआ होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा? नहीं साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बदलेगा? चार्ज की वैल्यू फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो, उसकी बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बायो-सावर्ट लॉ। क्या बात कर रहे हैं? B = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। क्या इसमें कुछ बदल रहा है? μ0/4 पाई कांस्टेंट है। चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है, साथ में उसकी स्पीड भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है उसके अंदर, स्पीड फिक्स्ड है उसकी। तो अगर चार्ज के मूव करने की स्पीड फिक्स है, कह सकता हूं मैं एक तरह से करंट फिक्स है। चार्ज के मूव करने की अगर स्पीड फिक्स है, आई मीन करंट फिक्स है, आई भी फिक्स हो गया। अच्छा, जिस ये एक्चुअली वायर को लेकर है, ये कहानी वायर को लेकर है, तो एक छोटे से पर्टिकुलर पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। कुल मिला के इसमें सारी चीजों को देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो टाइम के साथ साथ बदल रही हो। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समय के बदलने पर बदल रही हो। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें हमें कांस्टेंट मिलेगा। बायो-सावर्ट लॉ से भी हमें जो एक वैल्यू मिलेगी, एक निकल कर आएगी। ऐसा नहीं कि अभी वैल्यू कुछ और आ रही है, अभी वैल्यू कुछ और आ रही है, अभी वैल्यू कुछ और आ रही है, बदलती हुई वैल्यू नहीं मिलेंगी। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे भी रखा है, आपके पास सोच के देखो, एक न्यूमेरिकल हमें दे दिया, ये सारी कंडीशन दे दी, कहा कि साहब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपने टाइम, आपने निकाला 5 बजे, आपने निकाला 5:30 बजे, आपने निकाला 6 बजे, क्या तीनों का आंसर अलग आएगा? क्या टाइम के ऊपर इसका आंसर डिपेंड करेगा? इनमें से कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। अलग अलग समय पर आपको एग्जैक्ट एक ही आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी कुल मिला के बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रहा है, लेकिन टाइम वेरिंग नहीं है, कांस्टेंट है, फिक्स है। मतलब इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन रही है। यहां भी कहानी फेल है। तीसरा केस, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कई बार कि अगर मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, तो इसके आसपास कौन सा फील्ड होगा? मेरा जवाब था कि इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका कारण जिनको नहीं पता है वो समझ लें। कोई भी वायर, अगर कोई भी चार्ज वायर में फ्लो हो रहा है, तो वायर के अंदर उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता उसके आसपास। क्यों नहीं होगा समझ लो। ये जो वायर है, इसके अंदर करंट कैसे आया? चार्ज के मूव करने से। कौन से चार्ज? वायर के अंदर कौन सा चार्ज मूव करता है तब करंट बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, मेटल होगा, मेटल के अंदर तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस वजह से चार्ज बन रहा है। कोई समस्या किसी के मन में, कोई सवाल इसको लेकर? ये बात तो सबको क्लियर है ना कि वायर के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए? फ्री इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम से ही तो निकले होंगे। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मान के चलो इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से तो निकला होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर ई है, माइनस का ई है, तो अब जिस एटम से ये निकला उस एटम पे तो प्लस ई का चार्ज आ गया होगा। मैं पूरे वायर के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाने का प्रयास करता हूं। कैन यू टेल मी इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? इस पूरे आसपास, वायर के आसपास मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? माइनस ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, प्लस ई चार्ज है एटम पर, मिलाकर कितना हुआ? अरे बोलो ना। माइनस ई चार्ज आया इलेक्ट्रॉन पर, मान के चलो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो माइनस का 10 ई चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन निकले तो एटम्स में से होंगे, अलग अलग एटम से निकले होंगे, तो एटम्स पर प्लस में चार्ज आ चुका होगा, तो एटम्स पर चार्ज हुआ प्लस 10 ई,
इलेक्ट्रॉन भी चार्ज हुआ -10e। इस पूरी सरफेस के अंदर अगर मैं टोटल चार्ज पता करना तो क्या होगा, पक्का इस टोटल सरफेस के अंदर नेट चार्ज अगर जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात का हुआ। आपने गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, फाई इक्वल टू था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q था उसके अंदर नेट टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज तो जीरो आ रहा है ना, या टोटल चार्ज जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तभी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो कुल मिला के बात। तो अब इस बात से ये बात समझ में आती है कि अगर ये वायर के अंदर मूव कर रहा है तो जितना इसके पास खुद का चार्ज है उतना ही चार्ज इसके पास प्लस का भी है वायर में कहीं ना कहीं और। तो नेट चार्ज जीरो होने की वजह से इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए होगा साहब क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा, वो आराम से बैठा हुआ है, जा बेटा जा, कहाँ जाएगा, रहेगा तो यहीं पे, घूम के तो यहीं आएगा वायर में। कुल मिला के नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या इससे बन जाएगी ईएम वेव, इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन भी फेल रहा। किस किस की वजह से नहीं बनी, चार्ज रेस्ट में है उसकी वजह से ईएम वेव बनी। क्या चार्ज इंडिपेंडेंटली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ईएम वेव बनी। क्या चार्ज वायर के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बन गया, ईएम वेव बनी। क्या क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही नहीं। और जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो भी कांस्टेंट है। वायर की वजह से, वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी निकालूं वो भी कांस्टेंट निकल के आ रहा है। ईएम वेव के लिए चाहिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हमें चार्ज की स्पीड को बदलना पड़ेगा। चार्ज की स्पीड पहले कम होगी तो कम करंट बनेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, करंट बदल जाएगा। मतलब अगर चार्ज की वेलोसिटी बदल रही है तभी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। इसके लिए हमें चार्ज को एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ ईएम वेव इज एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ये है इसका सोर्स। क्या है इसका सोर्स, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलरेट कर रहा है उसके अंदर से निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलरेट कर रहा है उसके अंदर से निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इसी लेवल पर आकर फेल हुआ था। आप में से किसी को याद है अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई थी, उससे उन्होंने एटम का एक मॉडल बना के दिया था। पहली बार किसी वैज्ञानिक ने बताया कि एटम इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, एटम इज 99.98% हॉलो, खोखला होता है, 99.98% खाली है, केवल 0.02% में है एटम के अंदर जो मास है। वो सारा का सारा मास उसके सेंटर पर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। किसने बताया, साथ में कुछ और भी बताया कि बहुत हल्के पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनके मॉडल में यही प्रॉब्लम आ गई थी। उन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियस के आसपास जो है क्लाउडेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे बादल की तरह चक्कर से लगाते रहते हैं, घने से रहते हैं, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं बताई उन्होंने। अब मैं बता रहा हूँ, हालांकि इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बस एक बार समझा रहा हूँ कि आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उस मॉडल में घुस गई जाके। आगे देखो, ये मॉडल जो आया था रदरफोर्ड का, ये आया था 1911 में, 1911 के एंड में आया था, 1911 के एंड में आया था। इसके लगभग 1.5 साल बाद ही 1913 में आपने पढ़ा है बोहर मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, 2n² लॉ पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, चौथी में 32। ये जो आपने कहानी पढ़ी है ये बोहर मॉडल से है। लेकिन ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, आपने इसके बारे में ज्यादा सुना होगा शायद, नील्स बोर के मॉडल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं भी हो। ये जबकि मॉडल जो रहा सिर्फ 1.5 साल चला है, इसको हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसके मॉडल में, इस मॉडल में कमी क्या थी, इसके मॉडल में कमी यही थी, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, अब सुनना बात को तो बताना चाह रहा हूँ, भले ही इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरी है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के आसपास। ये तो कहा, ये साहब हो गया न्यूक्लियस बीच में, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है,
और इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, 11th क्लास में पहुंच जाओ, अगर सर्कुलर मोशन पे चल रहा है तो सर्कुलर मोशन पर हर पार्टिकल के अंदर एक एक्सेलरेशन होता है। सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के अंदर एक एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी है, इसके अंदर चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास वो एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एंड एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर से लगातार निकल रही होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी होती है, लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी सारी एनर्जी होती है। किसी भी पार्टिकल के अंदर से अगर एनर्जी निकलेगी तो क्या वो पार्टिकल इतनी ही बड़ी रेडियस में चक्कर लगाता रहेगा या उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेशन के अंदर है। इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के अंदर से निकलनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रॉन का जैसा निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लगातार इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करता जाएगा, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा, एटम खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल अपनी स्टेबिलिटी को नहीं बचा पाया, वो एटम स्टेबल होता है इस बात को डिफाइन नहीं कर पाया, इसलिए उनका मॉडल फेल था। किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हुआ। वहां भी यही बात आई कि इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कम से कम इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। हमें वही चाहिए था। बाकी तो हम जाके पढ़ लेंगे जब एटम चैप्टर पढ़ेंगे, तब पूरी बात समझ में कैसे से आ गई कि आखिर क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ। आगे समझ में दोबारा कंफर्म करो, मुझे समझ नहीं आया कैसे से आगे समझ में। अगर आपको इतना समझ में आ गया अच्छी बात है, वरना इस बात को हम दोबारा पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 9th क्लास में आप रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़कर आए हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में आपने कमियां भी पढ़ी हैं। 2 कमी मिलती हैं खाली उसके अंदर, एक होता है स्पेक्ट्रम वाली कमी होती है और एक ये वाली कमी होती है, एटम की स्टेबिलिटी वाली बात। लेकिन आज तक कोई भी बच्चा इस बात को ढंग से समझ ही नहीं पाया कि रदरफोर्ड के मॉडल में कमी क्या है। द रीजन इज दैट कि 9th क्लास के लेवल पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं करते हैं, तो वहां समझाएं कैसे इस बात को, इसलिए बस लिख दिया जाता है, याद कर दिया जाता है। 9th क्लास के लेवल पर इस बात को समझा पाना बड़ी मुश्किल बात है कि आखिर कैसे रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी जिसको बोहर ने दूर किया था। एटम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 में डेप्थ में बात करेंगे पूरी तरह से। अभी थोड़ा मैंने जल्दी बोला क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। वेल, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ये बात हमें याद रखनी है। यह है गया सभी को। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। शुरू करें। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, पहली बार किसी वैज्ञानिक ने ये बनाकर दिखाया कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब तक सारी बातें चल रही एकदम कपोल कल्पनाएं, टोटली इमेजिनेशन है, बनी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस बातचीत चल रही है ऐसी कि साहब बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा जरूर होता होगा कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों आपस में खेलम करेंगे, उनसे बन जाएगी एक वेव। वो वेव में ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से चलेगा, वेव बढ़ेगी ऐसे ऐसे करके आगे, उसका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। उसका तमाम सारी बातें जो है टोटली इमेजिनेशन, टोटली हाइपोथेटिकल, बनी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी तक, इस समय तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अभी तक। दिस इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टिकल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे पार्टिकल के बारे में जो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। आपको बता दूं मैं, ये कोई पहली बार नहीं है जो आप ऐसी चीज पढ़ रहे हैं। आप सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बीच में लगते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। और तो और डेप्थ में अगर जाएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये भी आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इनको क्वार्क्स कहा जाता है।
6 तरह के क्वार्क होते हैं, ये भी बताया था। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? रियलिटी ये है कि आज तक हमने ढंग से एटम को भी नहीं देखा है, सब इमेजिनेशन। अब तक हमने किसी भी टेक्नोलॉजी से ढंग से एटम कैसा होता है इसे देखा नहीं है। एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस। एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, कि उन पार्टिकल का मास इतना होता है, उन पार्टिकल का चार्ज इतना होता है, उनके बीच में ऐसे करके फोर्स लगता है। सब कुछ मैथमेटिक्स है। इमेजिनेशन की बात सिर्फ यहां नहीं है, बहुत आगे तक की है। हम इसे हजम कर चुके हैं, इसे भी कर लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। इस बात को याद रखना कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट अगर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना तो ले लीजिएगा। 1887 में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 30 साल बाद 1857 में होता हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम, रानी लक्ष्मीबाई वाला। हाँ जी, याद होगा, मंगल पांडे। चलो, हम उसके 30 साल बाद हैं। मैक्सवेल साहब एक मैजिकल साइंटिस्ट जिसको हमने खो दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शायद वही डिस्कवर कर लेते, लेकिन नहीं हो पाई। हम हैं उससे 22 साल बाद 1887 में। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है हेनरिक हर्ट्ज का। क्या उनका सेटअप एक बार देखते हैं। इन्होंने पहले एक लिया ट्रांसफॉर्मर, एक एसी ट्रांसफॉर्मर टाइप लिया। बेसिकली कॉइल है, ठीक है, आप चाहो इनको प्रॉपर कॉइल बना दो। चैप्टर 7 को पढ़ने वाले बच्चे जरा बताएं, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप अप। बेसिकली हमारे पास एक जिस तरफ नंबर टर्न ज्यादा होता है वोल्टेज ज्यादा होता है। देखें जरा, इसके बाद इन्होंने, अरे सुन लो, इसके बाद इन्होंने लिए 2 वायर, जिन वायर के एंड्स पर लिए 2 सॉलिड स्फीयर्स। इस तरह से ओरिएंटेड है, मान लीजिए ऐसा। और इन स्फीयर के ऊपर आप जरा देखिए, बुक में डायग्राम दिया होगा जरा, उन्होंने मेटल की प्लेट लगाई है, बड़ी बड़ी। बुक है आपके पास, देखिए दिखा रहा हूं। बड़ी बड़ी मेटल की प्लेट लगाई है। ये क्यों लगाई है? इनका काम है सिर्फ चार्ज को स्टोर करना, क्योंकि छोटे स्फीयर पर चार्ज स्टोर करना बड़ी मुश्किल बात है। कंडक्टर का साइज जितना ज्यादा होगा उस पर उतना ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन स्फीयर्स के ऊपर लगा दी हमने मेटल प्लेट, बहुत बड़ी बड़ी। एक्सपेरिमेंट का सेटअप जरा अच्छे से समझ लीजिए। मेटल प्लेट लगा दी आपने बड़ी बड़ी 2। काम क्या है इन प्लेट का? चार्ज को स्टोर करना। अब जरा ध्यान से समझना क्या कहानी है। हमने यहां से स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर क्या होगा? इसमें इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। इंडक्शन की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। हम कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर चार्ज स्टोर होगा, इस वाली प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर चार्ज स्टोर हो जाएगा। एक तरह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चार्ज का स्टोरेज मिल रहा है, इस पर और इस पर, दोनों पर स्टोरेज से। लेकिन कनेक्ट तो दोनों आपस में नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब एक एंड अगर पॉजिटिव है तो दूसरा एंड उस समय नेगेटिव होगा।
यानी इस समय इनके बीच में एक बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। हाँ जी, हाँ या ना? इतने हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके बीच में जो एयर है, उस एयर के अंदर पार्टिकल्स होंगे, उस एयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एयर के एटम को छोड़कर बाहर निकल आएगा लगातार। अरे सही, एयर का एटम ये रहा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर मैं इसको बहुत हैवी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना हमने इसको, पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ा था, बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर लगातार पार्टिकल खिंचते जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, एक टाइम बाद दोनों पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ये स्टेबल रहा था, डाइलेक्ट्रिक बना रहा था, उससे ऊपर वैल्यू बढ़ाई तो वो टूट गया था। ये सब चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं पहले ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से एयर के पार्टिकल जो आयनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब एयर के पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ जाना चाहेगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, पूरे टॉपिक से जुड़ जाना सभी लोग, जरा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकला, एयर के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पुश करके बाहर आया, लेकिन जैसे वो बाहर आया वो सब जाना चाह रहा है, नेगेटिव चार्ज है, जाएगा पॉजिटिव तरफ। लेकिन ये कैसा करंट है? अल्टरनेटिंग, डायरेक्शन बदल देगा, ले इधर आएगा, ठीक, ले इधर आ जा रहा हूं, जैसे ये यहां पहुंचा हुआ सीधे नेगेटिव है, भागेगा पॉजिटिव की तरफ। लगातार हम कह सकते हैं कि बीच में ऑसिलेट करना चालू कर देगा। समझ में बता रही है? अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? अभी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां पर इतनी है, मान के इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, एक साथ कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चलेगा ना ये। अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आते समय कहीं ना कहीं इसकी स्पीड जीरो भी तो हुई होगी। अभी कोई चीज इधर चल रही है, अचानक नीचे आ रही, तो एक मतलब सेकंड के किसी छोटे से हिस्से में ही उसने जब अपनी डायरेक्शन चेंज की तो कुछ देर के लिए रुकी भी तो होगी। क्या लगातार उसकी स्पीड सेम रहेगी? क्या ये ऑसिलेशन कांस्टेंट स्पीड से हो रहे होंगे या बदलती हुई स्पीड से हो रहे होंगे? सब लोग बताओ जरा पहले एक बार, अगर सबको ये समझ में आ रहा है तो बताओ भाई। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी लगातार बदल रही है, चार्जेस की वैल्यू लगातार बदल रही है, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने आप बदल रहा होगा कुल मिला के। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा। समझ में बात सबको आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऑसिलेशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं होंगे। मैं बहुत डेप्थ में चला गया हूं, इतने डेप्थ में नहीं है ये टॉपिक, मैं जस्ट बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऑसिलेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल बनेगा। लेकिन हमको भी पता नहीं है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई थोड़ी देता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ कुछ नजर नहीं, इन्हें क्या बस एक स्पार्क नजर आया, एक चिंगारी सी नजर आई करता हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लगातार उसके बीच में एयर के पार्टिकल से कंटिन्यू टकरा रहा होगा, एयर के पार्टिकल से लगातार टकराता है, स्पार्क बनेगा। इन्हें एक स्पार्क यहां नजर आया, बस दिखाई क्या दिया? दिखाई दिया एक स्पार्क। पीछे की कहानी बाद में जाएंगे जरा। एक स्पार्क इन्हें दिखाई दिया, ठीक है साहब, चलो स्पार्क नजर आ रहा है, सोचा कुछ होगा, कुछ ना कुछ। इन्होंने एक काम किया, बोले एक काम करते हैं, इस सेटअप को रखो अलग, इससे एकदम आइसोलेटेड बात करते हैं अलग। इसके सामने, इस सेटअप के सामने इन्होंने ऐसे ही दो स्फीयर लिए, सेम ऐसे ही दो स्फीयर, जो इसी के एग्जैक्ट सामने यहां रखे, इसी ओरिएंटेशन में जिसमें ये रखे हुए थे। ऐसे ही दो स्फीयर आपस में वायर से कनेक्टेड इन्होंने यहां रखे और देखा कि जो स्पार्क यहां दिख रहा था वो स्पार्क यहां भी मिला। कोई कनेक्शन नहीं आपस में, बीच में कुछ नहीं था बीच में, लेकिन जो स्पार्क यहां मिल रहा था ज़्ज़ करता हुआ, वही स्पार्क यहां भी मिला ज़्ज़ करता हुआ। कैसे? फिर दिमाग ठनका, बोले यार इसका मतलब ये, इसमें कुछ मसला है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, जिस पैटर्न में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है उसी पैटर्न में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, उसी पैटर्न में यहां के जो पार्टिकल है वो जो है एक्सेलरेट हो रहा है, और यहां भी हमें स्पार्क मिल रहा है। बीच में कोई मीडियम नहीं है ना, उन्होंने सारे मीडियम हटा दिए, बीच में वैक्यूम तक क्रिएट कर दिया। सोचा कि एयर के पार्टिकल यहां से आगे पहुंच रहे होंगे। पहली बात तो देखो, सोच कर देखो, अगर एयर के पार्टिकल यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे होते तो ये स्पार्क बीच में भी होता, बट ये स्पार्क बीच में डिटेक्ट नहीं हुआ, ये स्पार्क डिटेक्ट हुआ इन्हीं स्पेस के बीच में, यहां पे
बीच में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ये काम करते हैं, सारे पार्टिकल हटा दो, बीच में पूरा चैम्बर फुल्ली इन्होंने वैक्यूम कर दिया, तब भी जो स्पार्क यहां मिल रहा था वो स्पार्क यहां भी मिलने लगा। यार क्या मसला है। एक काम करते हैं, ये जो इन्होंने लगाया सिस्टम तामझाम, इस तामझाम को पकड़ा और इसको पकड़ के घुमाना चालू किया। जैसे जैसे ये इसको रोटेट करते गए वैसे वैसे इस स्पार्क की वैल्यू कम होती गई। और अभी फिलहाल ये दोनों ओरिएंटेशन ऐसे करके थे, इन्होंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, ऐसे किया, स्पार्क बन, कोई स्पार्क नहीं आ रहा। जैसे ओरिएंटेशन में वो है वैसे रखा तो फुल स्पार्क मिल रहा है, चेंज किया कम मिल रहा है, एग्जैक्ट 90 पे कर दिया कोई स्पार्क नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इनके दिमाग में आया, यही कुछ वही कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसी ओरिएंटेशन में रख रहे हैं तो स्पार्क मिल रहा है, चेंज कर दिया तो स्पार्क नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक वही वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि ये एक तरह से इन्होंने पहली बार बनाकर दिखाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बनकर मिली 1887 में, 1887 में, 22 साल बाद मैक्सवेल के मरने के बाद पहली बार। ये जो डिस्टेंस थी, जिस डिस्टेंस तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखा पाए, ये सवाल भी एग्जाम में तो नहीं आता लेकिन कोई पूछ सकता है, ये डिस्टेंस थी 6 मीटर, बस केवल 6 मीटर तक ही ये दिखा पाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाकर। तो पहली बार सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसने बताया वो वैज्ञानिक थे हेनरिक हर्ट्ज। इसके बारे में मैंने जो कुछ भी बताया यही आपकी बुक में लिखा हुआ थ्योरी में, मैं इसके विषय में कुछ भी लिखवा नहीं सकता आपको। डायग्राम हम समझ सकते तो डायग्राम है, आप जरा इसको डिस्कस कर लिए, बाकी इस टॉपिक को घर जाके पढ़ना जरूर है आपको। आई एम क्वाइट श्योर जितना मैंने आपको बताया उससे कम ही लिखा हुआ बुक में। स्क्रीनशॉट लीजिए और जरा नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। मतलब एक तरह से ये पूरा सेटअप जो है, इस पूरे सेटअप को कहेंगे ये ट्रांसमीटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर रहा है, और ये जो है ये रिसीवर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कर रहा है। रिसीवर या इसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं, डिटेक्ट भी कर रहा है ये भी कह सकते हैं, तो डिटेक्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिटेक्टर है। ये बीच में डॉट 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 ऐसा एक लाइन दिखाई है, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है ना कोई चीज ऐसे मूव करके जा रही है, वो उसी के सामने रखा गया है, ये दिखाने के लिए मैंने ये लाइन बनाई है बस, वरना इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। मैग्नेटिक वेव के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो इन्होंने ऑब्जर्व करी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज पे जरा हम चर्चा करेंगे अभी। जब ये वेव बन गई तो वेव बनने के बाद इन्होंने इस पर और एक्सपेरिमेंट किए, नोट कर लें। प्रॉपर्टी जो हम चर्चा करेंगे पहले एक दो बात और करेंगे इसके बारे में तक। एक बहुत ही अच्छी बात है, एक साइंटिस्ट हैं J.C. बॉस, जगदीश चंद्र बॉस, हिंदी में बसु कहते हैं, जगदीश चंद्र बसु। 1885 में इन्होंने 20 मीटर तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई थी। बस अंतर यह था कि उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाली थी। 1885 में हेनरिक हर्ट्ज से पहले, लोग कहते हैं ना कि इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, इंडियन साइंटिस्ट कहाँ हैं, नजर ही नहीं आते, ऐसे ही नाम क्यों मिलते हैं, हेनरिक हर्ट्ज, हाइटन, अलग नाम से क्यों मिलते हैं, इंडियन नाम है, इंडियन नाम देखो। J.C. बॉस ने 1885 में बनाई थी, शॉर्ट वेवलेंथ थी, लगभग 6 mm से 25 mm के आसपास वेवलेंथ थी उनकी। मतलब एक तरह से हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि आखिर क्या हिस्ट्री रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो शुरुआत से बात करें तो 1865 में प्रिडिक्ट की, किसने की प्रिडिक्ट, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा साहब ऐसे करके होता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती होंगी इस तरह से, लेकिन उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली बता नहीं पाए। किसने बताया, हर्ट्ज ने बताया था। पर हर्ट्ज ने इस बात को, ऐसा तो हर्ट्ज की बात को ज्यादा क्यों माना जाता है कि हर्ट्ज ने इसके बारे में और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बताए। भले J.C. बॉस ने प्रोड्यूस करें लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं थी, इसलिए इनकी बात को ज्यादा माना जाता है, हर्ट्ज की बात।
हेनरिक हर्ट्ज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 मीटर तक की वेव 6 मीटर तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंटली। जबकि 1885 में 1885 में ही, ये डेट और इम्पोर्टेंट पता है क्यों है 1885, इस समय अलीगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज की स्थापना हुई थी, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अब हम AMU के नाम से जानते हैं। 1885 में बना था वो भी। इसी समय पर JC बॉस ने शॉर्ट वेवलेंथ वाली EM वेव बनाई। इन्होंने प्रोड्यूस करी थी और इनसे ज्यादा डिस्टेंस वाली करी थी। इनकी जो थी वो 20 मीटर तक थी अप्रॉक्स, लगभग 20 मीटर तक थी। टाइम लाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1896 में आते जरा। 1896 में एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम आपको बताओ, गुग्लिल्मो मार्कोनी। गुग्लिल्मो मार्कोनी, अजीब सा नाम है इनका, मुंह बोलने में अजीब, टंग ट्विस्टर जैसा लगता है। गुग्लिल्मो मार्कोनी, गुग्लिल्मो मार्कोनी, मार्कोनी याद रखिए। मार्कोनी ने ये डिस्कवर किया, ये पाया, ये सोचा, मतलब करके देखा कि यार ये जो 2 स्पार्क प्लग है ना, इनमें से अगर एक स्पार्क प्लग को या एक मेटल शेयर को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, एक को तो ग्राउंड कर दें, मतलब इसी बात नहीं कर रही, तो हर एक्सपेरिमेंट का है। इस तरह से बाद में कई लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने ये पाया कि एक स्पार्क प्लग को तो हम ग्राउंड कर दें और एक स्पार्क प्लग पे लगा दें एंटीना ऊपर, तो इन्हीं वेव को बहुत लंबी डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है, किलोमीटर्स में भेजा जा सकता है। रेडियो वेव्स इन्होंने ही डिस्कवर करी थी, मार्कोनी ने। रेडियो किसने डिस्कवर, रेडियो नहीं, रेडियो तो बनाना कोई भी बना लेगा, रेडियो वेव्स इन्होंने डिस्कवर करी थी। इन्होंने कहा था साहब कि अगर एक स्पार्क प्लग को ग्राउंड कर दें और एक स्पार्क प्लग पे लगा दें एंटीना, तो कई किलोमीटर्स तक आप इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऐसा इन्होंने करके दिखाया। 1899 में 3 साल बाद ब्रिटिश चैनल जो है, ब्रिटिश चैनल आप जानते हैं, एक तरह से एक समंदर टाइप का है, ब्रिटिश चैनल बोलते हैं इसको, उस समंदर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा समंदर क्रॉस कराया, पूरा सी क्रॉस कराया, एक तरफ से दूसरी तरफ तक इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजा। उसके बाद हद हो गई, 2 साल बाद और 1901 में पूरा अटलांटिक ओशियन क्रॉस कराया इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और अब हम सभी जानते हैं, हमारे पास जितने भी रेडियो सिग्नल्स आते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आते हैं। तो ये एक तरह से एक हिस्ट्री है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आप इसे समझना चाहो तो समझ लो, पूरे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ये किसकी थी? मतलब एक तरह से पूरा जो बड़ा श्रेय जाता है वो इनके लिए जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई यूज हम नहीं कर पाते अगर इतनी बड़ी रेंज में हमें ये नहीं मिल पाती। रेडियो वेव्स हमारे पास सिग्नल आते हैं बहुत सारे, ये सभी हमारे पास इसी फॉर्म में निकल कर आते हैं। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।